एपिसोड 11 शतरंज का प्रसार। जैसे ही कैस्टेल ने बाकी 9 शतरंज बोर्ड सज्जनों के सामने रखे, वे तुरंत शांत होकर बैठ गए। वे एक के बाद एक शतरंज के खेल में ऐसे डूब गए जैसे अब कभी रुकने का इरादा ही न हो। जब कोई हारता तो जीतने वाला उसे चिढ़ाता और मजाक उड़ाता, जिससे हारने वाला और ज्यादा जुनून के साथ शतरंज को समझने में लग जाता ताकि अगली बार जीत सके। और जब वे जीतते तो उन्हें जो खुशी मिलती वही उन्हें इस खेल का दीवाना बना देती और वे बार बार उसी एहसास को पाने के लिए खेलते रहते। जो हारता वो भी हार से सबक लेकर और बेहतर बनने की ठान लेता। यह एक अनंत चक्र था और इसका पूरा लाभ रीबॉन्ड कंपनी को हो रहा था। तभी एक व्यक्ति कैस्टेल के पास आया। उसने देखा कि वह बाकी सज्जनों की तरह सूट में नहीं था, बल्कि एक काली चोगा पहने था जिस पर रहस्यमयी रून की कढ़ाई थी। क्या आप हमारे लिए और 100 बोर्ड और पीस ला सकती हैं? आपको कितने चाहिए? कैस्टेल ने पूछा। 100 नहीं 1000, अभी के लिए 100 और फिर आगे और चाहिए होंगे। क्या आप कर पाएंगी? कैस्टेल ने शायद अंदाजा नहीं लगाया था कि ये लोग शतरंज के कितने दीवाने हो चुके हैं। 100 बोर्ड बनाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे सर। वह चौगाधारी व्यक्ति अपने नाखून चबाते हुए बोला। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। आपको उन्हें शहर के मैजिक टावर में डिलीवर करना होगा। आप उस जगह को जानती होंगी। कैस्टेल ने सिर हिलाया और जैसे उसने सोचा था, यह व्यक्ति असल में मैजिक टावर का एक जादूगर था। उसके अजीब कपड़ों से ही वह कुछ कुछ अंदाजा लगा चुकी थी। मेरे टावर वाले दोस्तों को यह खेल जरूर पसंद आएगा। यह मस्तिष्क के लिए एकदम उपयुक्त है। कैस्टेल सोच रही थी कि यह बात अगर युवा स्वामी को पता चलेगी तो उन्हें बेहद खुशी होगी कि उनका बनाया खेल अब जादूगरों तक भी पहुंच चुका है। वैसे इस खेल का नाम क्या है? इस खेल का नाम है रीबॉर्न चेस। कुछ और दिन बीते और किंग्सब्रिज शहर में कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक एक नई कंपनी रीबॉर्न पूरे शहर की बातचीत और अवकाश का केंद्र बन गई। महिलाओं के बीच चर्चा का एक ही विषय था, वह जादुई साबुन और शैम्पू, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो एक बदसूरत मेंढक को भी एक सुंदर राजकुमारी बना देता है बस एक नहाने में। हर कोई रीबॉर्न के साबुन और शैम्पू से स्नान करना चाहता था। यह महिलाओं की दुनिया का नया फैशन बन गया था और इसी कारण दूसरी साबुन बनाने वाली कंपनियां पीछे छूटने लगीं। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें बनाना नहीं आता? ये तो बस साबुन है। अगर वे बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? एक प्रमुख साबुन निर्माता ने अपने कर्मचारियों से कहा। माफ कीजिए सर, लेकिन ये नामुमकिन है। उनका साबुन हमसे और बाकी सभी से एकदम अलग है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वे हमारे जैसे ही सामान इस्तेमाल करते हैं या कुछ और। वह मालिक निराश होकर अपने सिर को मेज पर रख देता है। लाख कोशिशों के बाद भी वे रीबॉर्न साबुन की खुशबू और झाग की नकल नहीं कर पाए थे। रीबॉर्न, ये अनजान सी कंपनी आखिर आई कहां से? उस आदमी ने झल्लाते हुए कहा। थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए वह अपनी फैक्ट्री की ओर चला गया जहां उसका साबुन तैयार होता था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसका दिमाग घूम गया। कड़ाहों में घोल नहीं चल रहा था, आग की फूंक नहीं दी जा रही थी, बल्कि सारे मजदूर एक मेज के इर्द गिर्द इकट्ठा थे और काम की जगह किसी और चीज में व्यस्त थे। उसे प्यादा मार लेना चाहिए था। हाँ, अब उसका रुख खतरे में है। वह मालिक आगे बढ़ा और देखा कि उसके 2 अनुभवी कर्मचारी एक लकड़ी के बोर्ड और अजीब लकड़ी के टुकड़ों से कोई खेल खेल रहे हैं। वह पहले तो गुस्से से उन पर चिल्लाने वाला था, लेकिन कुछ मिनट खेल देखने के बाद वह भी उसकी पेचीदगियों में खो गया। अब तो उसे भी यह खेल खेलने की इच्छा होने लगी। ये खेल तो मजेदार लग रहा है, उसने कहा। इसका नाम क्या है? कर्मचारी उसकी ओर देखे बिना बोले। इसका नाम है रीबॉर्न चेस। रीबॉर्न, रीबॉर्न, हे भगवान! और वह आदमी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। काम अच्छा चल रहा है। युवा स्वामी, कई अमीर लोग हमसे साबुन और शैम्पू की बड़ी बड़ी खेप खरीदने के लिए संपर्क कर चुके हैं। कुछ व्यापारी तो हमारे उत्पाद खरीदकर उन्हें दूसरे शहरों में बेचने का इरादा रखते हैं। जहां तक रीबॉर्न चेस की बात है,
वह भी बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारा सबसे बड़ा ग्राहक इस समय मैजिक टावर है। अधिकतर जादूगर अपने लिए एक सेट जरूर खरीद रहे हैं। मांग पूरी करने के लिए मुझे अलग अलग शहरों से 50 कारीगरों को काम पर लगाना पड़ा। माइकल अपने बिस्तर पर बैठकर चुपचाप कैस्टेल की रिपोर्ट सुन रहा था, जो उसकी गुप्त कंपनी रीबॉर्न की तरक्की के बारे में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जल्दी बढ़ेगा। उसके उत्पादों की मांग उस मात्रा से कहीं ज्यादा हो चुकी थी जितनी वे बना भी सकते थे। यही वजह थी कि माइकल जानता था वह रोज नए साबुन और शैम्पू नहीं बना सकता। उसे और लोगों की जरूरत थी, बहुत सारे लोगों की था, कि इन उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सके जिन्हें हर कोई लेना चाहता था। इस समस्या का हल एक ही था, माइकल को और लोगों को काम पर रखना होगा। मैंने सुना है कि जिसने भी हमारा साबुन एक बार इस्तेमाल किया वह दोबारा पुराने साबुन पर नहीं लौटा। क्या यह बहुत शानदार नहीं है, युवा स्वामी? लेकिन जब माइकल ने यह सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। बाकी साबुन बनाने वाली कंपनियों का क्या हो रहा है? उनका क्या हाल है? वो अच्छा नहीं कर रहे, कैस्टेल ने जवाब दिया, थोड़ी उलझन में कि माइकल इस बात से खुश क्यों नहीं हो रहा। ये ठीक नहीं है, माइकल ने धीरे से कहा। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है? जब प्रतिस्पर्धा कम होगी तो हमें और ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। माइकल ने एक गहरी सांस ली। लेकिन इससे उनके व्यापार और उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अगर वे साबुन नहीं बेच पाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? मैंने ये कंपनी पैसे कमाने के लिए नहीं शुरू की थी। मैंने इसे इसलिए शुरू किया ताकि लोगों की जिंदगी थोड़ी और आसान हो सके। कैस्टेल का दिल ये सुनकर पिघल गया। उसके युवा स्वामी के पास जितना अधिकार था एक लालची व्यापारी बनने का, फिर भी वो दूसरों की परवाह करता था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, युवा स्वामी? ये तो आसान है, वे बाय देम आउट। माइकल नहीं चाहता था कि स्थानीय साबुन बनाने वाले बर्बाद हो जाएं, बल्कि वह उन्हें अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना चाहता था। यह एक ऐसा समाधान था जिसमें सभी का भला था। रीबॉर्न साबुन और शैम्पू जितना लोकप्रिय हुआ, उतना ही मुश्किल समय शुरू हो गया उन सभी के लिए जो साबुन बनाने के काम में थे। चंद दिनों में ही उनका पूरा कारोबार बेकार हो गया। अब कोई उनका सामान खरीदने को तैयार नहीं था। पापा, क्या आप मुझे एक चेस बोर्ड दिला सकते हैं? प्लीज पापा, एक छोटा लड़का अपने पिता की शर्ट पकड़कर जोर दे रहा था। उसका पिता और कोई नहीं बल्कि एक डूबती हुई साबुन कंपनी का मालिक था। माफ करना बेटा, इस समय पैसे थोड़े कम हैं, क्यों ना अगले साल दिला दूं? उसने झुककर बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। लड़का रोता हुआ भाग गया और पिता कुछ नहीं कर सका, बस उसे उदास होते हुए देखने के अलावा। अब जब कोई उनके साबुन नहीं खरीद रहा था तो उन्हें इतना भी नहीं मिल रहा था कि कंपनी जिंदा रह सके। उन्होंने जो भी पैसे बचाए थे वह सब तो सिर्फ अपने कर्मचारियों को थोड़ी तनख्वाह देने में लग रहे थे। ठक ठक, तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह तुरंत उठा। उम्मीद थी कि कोई ग्राहक आया होगा। हेलो, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। कैस्टेल भीतर आई और झुककर अभिवादन किया। सुप्रभात सर, मैं रिबॉर्न कंपनी की ओर से आई हूं, उस आदमी ने एकदम सीधे होकर बैठते हुए कहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी एक दिन उसके ऑफिस में आ जाएगा। क्या चाहिए आपको? उसने थोड़े सख्त लहजे में पूछा। कैस्टेल सामने वाली कुर्सी पर बैठी और एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। आदमी ने उसे देखा तक नहीं और सिर्फ कैस्टेल को घूरता रहा। उसकी नाराजगी देखकर कैस्टेल को समझ में आ गया कि उसे बात घुमानी पड़ेगी। सर, आप साबुन का बिजनेस क्यों करते हैं? कैस्टेल ने पूछा। ये पूछने वाली बात है। पैसे कमाने के लिए करता था, लेकिन आपकी कंपनी की वजह से अब मैं अपने बेटे को जन्मदिन पर चेस बोर्ड भी नहीं दिला सकता। मेरे मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। कैस्टेल ने तब वह कागज फिर से उठाया और उसे सामने करके आदमी को ध्यान से दिखाया। यह हमारे साबुन का फॉर्मूला है।
हमारे युवा स्वामी चाहते हैं कि आप इसे रखें। आदमी की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत पेपर पढ़ा और देखा कि ये सचमुच एक असली स्टेप बाय स्टेप रेसिपी लग रही थी, रीबॉर्न साबुन बनाने की। उसे यकीन नहीं हुआ। ये कोई चाल है? आप लोग क्या खेल खेल रहे हैं? कैस्टेल ने सिर हिलाया। कोई चाल नहीं है। अगर आप इस कागज को ले जाना चाहें तो हम खुशी खुशी दे देंगे, और कोई शर्त नहीं है। आदमी खड़ा हो गया और ऑफिस में टहलने लगा। क्यों? आप अपने सबसे बड़े प्रतियोगी को अपने साबुन का रहस्य दे रहे हो? आप चाहते तो हमें पूरी तरह बर्बाद कर सकते थे। कैस्टेल मुस्कराई और उसे युवा स्वामी की बात याद आ गई। रिबॉर्न कंपनी का मालिक दुश्मन नहीं चाहता। वह चाहता है कि सभी लोग आराम से जिंदगी जी सकें, और अगर इसके लिए उसे अपना फॉर्मूला देना पड़े तो वह देने को तैयार है। आदमी ठहर गया और कैस्टेल को देखने लगा कि क्या वह मजाक कर रही है, लेकिन वह पूरी तरह गंभीर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, हंसूं या तारीफ करूं? आदमी ने सिर खुजलाते हुए कहा। उन्होंने रीबॉर्न कंपनी से नफरत करना अब और मुश्किल बना दिया था। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप हर महीने साबुन बेचकर कितना कमाते थे? आदमी थोड़ा चौंका। क्या मतलब? रीबॉर्न साबुन के आने से पहले एक अच्छे महीने में आपकी कितनी कमाई होती थी? आदमी ने थोड़ी देर सोचा और एक अच्छा अनुमान दिया। लगभग 100 गोल्ड एक महीने का। कैस्टेल ने फिर अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसे आदमी की मेज पर रख दिया। वह आवाज पहचानने लायक थी, सोने के सिक्कों की खनक। रीबॉर्न कंपनी आपको एक मौका देना चाहती है। अगर आप हमारी कंपनी के अंतर्गत काम करना चाहें तो हम आपको 1000 गोल्ड सिक्के अभी दे सकते हैं, और हर महीने की बिक्री से एक हिस्सा भी मिलेगा अगर आप हमारे लिए रीबॉर्न उत्पाद बनाएं। आदमी ने थूक घटका। उसका दिमाग अभी भी कैस्टेल की बातों में उलझा हुआ था। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप आधिकारिक रूप से रीबॉर्न साबुन और शैम्पू बेचेंगे। आदमी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या होगा? क्या आप फॉर्मूला वापस ले लेंगे? नहीं, वो फॉर्मूला अब आपका है। आप चाहें तो उस साबुन को किसी और नाम से बेच सकते हैं और हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं, रीबॉर्न सिर्फ एक प्रोडक्ट की कंपनी नहीं है। हमारे युवा स्वामी के पास और भी कई प्रोडक्ट्स और योजनाएं हैं। वह लोशन, परफ्यूम और अन्य उत्पाद भी लाने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। आप तो जानते ही हैं कि मार्केट में चेस लाने वाले भी हम ही हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। अगर वो आदमी छोटा सोचता तो वह फॉर्मूला लेकर खुद ही रीबॉर्न साबुन बनाता और सारा मुनाफा रखता, लेकिन लंबे समय में अगर वह रीबॉर्न कंपनी से जुड़ जाता तो उसे कहीं ज्यादा फायदा होता। आखिरकार इस कंपनी का भविष्य बहुत बड़ा था। फिर भी यह एक बड़ा फैसला था। आप फिलहाल आराम से सोच सकते हैं। मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगी आपका जवाब जानने। कैस्टेल दरवाजे की ओर बढ़ी और जाते जाते एक बार फिर झुककर शिष्टाचार से विदा ली। वो आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, सिर हाथों में छुपाए हुए। उसका यह निर्णय उसके और उसके परिवार की किस्मत बदल सकता था, या तो बेहतर के लिए या फिर बुरा। उसी पल दरवाजा जोर से खुला और उसका बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ। उस छोटे से लड़के के हाथ में एक चेस बोर्ड था जिसे माइकल ने खुद अपने हाथों से बनवाया था। कैस्टेल उसे उपहार के रूप में छोड़ गई थी। धन्यवाद पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। उसके कुछ कहने से पहले ही बेटा उसे गले लगाकर चिपक गया। आदमी के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी और आंखों में आंसू भर आए। उसी पल उसका फैसला पक्का हो गया। वह उनका प्रस्ताव स्वीकार करने जा रहा था। एपिसोड 12 वेंडरबिल्ट की विरासत। मेरे पास अच्छी खबर है, युवा स्वामी। हर एक साबुन निर्माता ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, कैस्टेल ने कहा, छत पर धूप में आराम करते माइकल के सामने झुकते हुए। यह तो बहुत अच्छी बात है, माइकल ने आराम से जवाब दिया। मेरे अनुमान के अनुसार हमारी साबुन और शैम्पू की उत्पादन क्षमता लगभग 2000% बढ़ चुकी है। अब हम हर दिन हजारों साबुन और शैम्पू बना सकते हैं।
उन कंपनियों के ढांचे की वजह से जो अब हमारे बैनर के अंतर्गत आ गई हैं। उन्होंने बाजार में बिक्री शुरू कर दी है और वो सामान बाजार में आते ही बिक जाता है। फेरी वाले अब इन्हें दूसरे शहरों में भी बेच रहे हैं और वहां भी ये बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कैस्टेल की आवाज में उत्साह और प्रशंसा साफ झलक रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि साबुन का फॉर्मूला मुफ्त में देना उनकी कंपनी के लिए इतनी बड़ी सफलता साबित होगा। वो युवा स्वामी को ऐसे देख रही थी जैसे उनके हाथों में सोना हो, जो भी वो छूते वो सोना बन जाता। हालांकि माइकल को ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था। वो तो बस अपने पिछले जीवन की बड़ी कंपनियों के बिजनेस मॉडल को दोहरा रहा था। हमने कितना कमाया? माइकल ने पूछा। कैस्टेल मुस्कुराई और दरवाजे की ओर इशारा किया। दोनों ने देखा कि एक नौकरानी एक भारी लकड़ी का संदूक खींचती हुई छत पर ला रही थी। जैसे उसे धकेलने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। माइकल समझ गया कि वो काफी भारी है। नौकरानी ने संदूक खोला और उसके अंदर हजारों सुनहरे सिक्के चमकने लगे। उन सिक्कों की चमक माइकल के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका चेहरा भी सुनहरा दिखने लगा। सभी खर्चों को काटने के बाद भी हमने लगभग 15,000 गोल्ड कॉइन्स का मुनाफा कमाया। माइकल ने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने गोल्ड को US डॉलर में बदला तो उसे गहरी सांस लेनी पड़ी। 1,50,000 डॉलर, यानी सिर्फ एक दिन में कमाई। लगता है मैं अब अमीर हूं। रीबॉन्ड साबुन और शैम्पू के बढ़े हुए उत्पादन के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा आसमान छूने लगी। यह देखा गया कि लोग अब ज्यादा नहाने और हाथ धोने लगे थे रीबॉन्ड उत्पादों की वजह से, जिससे बीमारियां और संक्रमण भी कम हो गए। सिर्फ 2 महीनों में रीबॉन्ड कंपनी ने हर उम्र, हर वर्ग, स्त्री पुरुष सभी के दिलों में जगह बना ली। महिलाएं उनके साबुन का उपयोग करती थीं और पुरुष उनके बनाए नए बोर्ड गेम चेस में उलझे रहते। किंग्सब्रिज शहर में रीबॉन्ड कंपनी अखबारों और गपशप की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि ये कंपनी आई कहां से और ऐसे अद्भुत उत्पाद बनाए किसने। कई अटकलें थीं। कोई कहता कि कंपनी का मालिक भविष्य से आया कोई जादूगर है, कोई कहता वह 1000 साल पुराने पर्वतों में रहने वाला कोई शय है, और कोई बस उसे एक ऐसा आम इंसान मानता जिसकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं। और यह बात सबसे दिलचस्प थी कि स्थानीय साबुन कंपनियों को लगभग दिवालिया कर देने के बावजूद कोई भी रीबॉन्ड कंपनी से नफरत नहीं कर रहा था, बल्कि जिन कंपनियों का नुकसान हुआ वही अब रीबॉन्ड की दरियादिली की तारीफ करने लगे थे। इससे रीबॉन्ड कंपनी को लेकर रहस्य और भी गहरा हो गया। वे अब पूरे शहर की चर्चा बन गए थे। किंग्सब्रिज का शायद ही कोई हो जो रीबॉन्ड कंपनी को न जानता हो या उनके उत्पादों का इस्तेमाल न करता हो। और जल्द ही यह लहर पास के शहरों और नगरों तक फैलने वाली थी। यह तो बस समय की बात थी कि वे पूरे बाजार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बना लें। लेकिन जाहिर सी बात है, यह सब किंग्सब्रिज की सबसे बड़ी कंपनी की नज़र से छुपा नहीं रह पाया। हमारे सर्वेक्षण में साफ दिखा है कि रीबॉन्ड कंपनी के कारण हमारे ब्रांड की लोकप्रियता कम से कम 30% गिर चुकी है। क्या किसी को अंदाजा है कि ये नवोदित लोग आए कहां से? कहीं ये हमारे अन्य प्रतिस्पर्धियों की कोई साजिश तो नहीं? नहीं, हमारे प्रतिद्वंदी भी यही महसूस कर रहे हैं। एक लंबे टेबल पर कुछ बुजुर्ग प्रतिष्ठित पुरुष सूट में बैठे रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। ये मीटिंग अचानक बुलाई गई थी। इस बात का अंदाजा उनके अस्तव्यस्त कपड़ों और थकी हुई शक्लों से लगाया जा सकता था। कईयों की वेस्ट कोट तक ठीक से बटन नहीं हुई थी। आधी रात हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ मशालों और मोमबत्तियों की रोशनी थी, लेकिन फिर भी रीबॉन्ड कंपनी को लेकर रणनीति पर चर्चा खत्म नहीं हुई थी। यहां समस्या क्या है सज्जनों? हम एक साबुन कंपनी को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? यह किंग्सब्रिज में हमारे मुख्य व्यवसायों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, एक युवा व्यक्ति ने कहा, जो साफ तौर पर बाकी लोगों की तुलना में कम अनुभवी था। उसके सवाल का जवाब दिया सामने बैठे गंजे बूढ़े आदमी ने। समस्या यह है कि वे जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अभी तो वे सिर्फ साबुन और शैम्पू बना रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने दूसरे उत्पाद बनाना शुरू कर दिए तो
लोग तो उनकी लोकप्रियता के कारण तुरंत ही उनके नए उत्पाद आजमाना चाहेंगे। देखो, उनके नए बोर्ड गेम के साथ क्या हुआ। आते ही ज्यादातर लोगों ने उसे अपना नया मनोरंजन बना लिया। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। अगर उन्होंने हमारे ग्राहकों को छीन लिया तो हमारा व्यापार डूब जाएगा। गंजे आदमी ने गुस्से में कहा। तो अब हम क्या करें? यही सवाल सभी के मन में था, और उस कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति था जिसकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती थी। किंग्सब्रिज और उसके आसपास के शहरों की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक। वह टेबल के एकदम अंत में बैठा था। उसकी स्थिति बाकी सबसे अलग थी। वह आदमी खड़ा हुआ, उसकी पीठ सीधी थी और मुद्रा सख्त। बाकी लोगों के विपरीत वही एक था जिसका सूट पूरी तरह साफ था, बिना किसी सिलवट या धूल के। हम कुछ नहीं कर सकते, उसने सीधी बात कही। लेकिन बार्ट, यह तो विरासत को प्रभावित करेगा। क्या तुम अपने पिता की पूरी संपत्ति के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते? दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने पूछा। मुझे वेंडरबिल्ट कंपनी की उत्तराधिकार की दौड़ में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है, बार्ट ने जवाब दिया। हाँ, यह बिल्कुल सही था। किंग्सब्रिज की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक और रीबॉर्न कंपनी का वर्तमान प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि माइकल का पिता था। आखिरकार यही व्यापार था जिसने वेंडरबिल्ट नाम को प्रसिद्धि दिलाई। यही वह चीज थी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर परिवार बनाया। और असल में यह सब शुरू किया था बार्ट के पिता ने, यानी माइकल के दादा ने, जिन्होंने वेंडरबिल्ट नाम की नींव रखी और उसे एक वैश्विक शक्ति बना दिया। और फिलहाल वेंडरबिल्ट कंपनी की पूरी विरासत को लेकर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, यह तय करने के लिए कि सबसे योग्य उत्तराधिकारी कौन है। माइकल के दादा ने अपनी उपकंपनियां अपने बच्चों को बांट दी थीं और उन्हें अपनी अपनी शैली में उन्हें चलाने को कहा था। बार्ट को वेंडरबिल्ट की सारी कंपनियां किंग्सब्रिज और उसके आसपास के शहरों में मिली थीं। बाकी रिश्तेदारों को विदेशों में या अन्य देशों में कंपनियां मिली थीं। वे सभी वेंडरबिल्ट नाम को बनाए रखने और हर क्षेत्र में श्रेष्ठता कायम रखने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अलग अलग कंपनियों और अलग अलग स्थानों के बावजूद वेंडरबिल्ट वंशजों का एक ही लक्ष्य था। जिसने अपनी कंपनी को सबसे ताकतवर बनाया वही बनेगा वेंडरबिल्ट साम्राज्य का वारिस। बार्ट वेंडरबिल्ट बैठक कक्ष से बाहर निकले तो उनका मन और शरीर पूरी तरह थक चुका था। उन्हें आधी रात के बाद एक बग्घी पकड़नी थी जो उन्हें शहर के बाहर स्थित उनके गेस्ट हाउस तक ले जाती। जब वे घर के अंदर पहुंचे तो कुछ नौकरानियां और बटलर ने उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक संक्षिप्त अभिवादन किया और तुरंत मास्टर बेडरूम की ओर बढ़ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उनकी पत्नी लीलिया वेंडरबिल्ट बाथरूम से नहाकर अभी अभी निकली थीं। उनके शरीर से एक मनमोहक पुष्पों की खुशबू आ रही थी जिसने बार्ट के मन की सारी थकान और तनाव को पल भर में मिटा दिया। जानू, ये रिबॉन का साबुन और शैम्पू वाकई उतने ही शानदार हैं जितना लोग कहते हैं, लीलिया ने अपने बाल तौलिए से सुखाते हुए कहा। जानू, तुम्हें पता है ना कि वो हमारे प्रतियोगी हैं? बार्ट ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि रीबॉर्न कंपनी उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन वे उनके उत्पादों की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। उनकी पत्नी इन सफाई उत्पादों की दीवानी हो गई थी और खुद बार्ट भी रीबॉर्न का चेस खेल पसंद करने लगे थे। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? लीलिया ने उनसे लिपटते हुए कहा। बार्ट मुस्कुराए। हाँ, जब तक हमारे पास आरामदायक जीवन जीने लायक धन है, मैं संतुष्ट हूं। मुझे अपने भाइयों बहनों से वेंडरबिल्ट की पूरी संपत्ति के लिए होड़ नहीं करनी है। लीलिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें और कसकर बाहों में भर लिया। यही बात तो उन्हें बार्ट से सबसे ज्यादा प्रिय थी। क्या हम जल्दी घर लौट सकते हैं? मुझे अपने प्यारे बेटे की बहुत याद आ रही है। उन्हें उसके नन्हे गालों को छुटकी में लिए 4 महीने हो चुके थे और अब तो जैसे उनकी आदत ही छूट रही थी। हम जल्द ही घर लौटेंगे। जैसे ही रिबॉर्न कंपनी के साथ यह व्यापारिक मामला निपटेगा, हम चल देंगे। दोनों कुछ देर चुप हो गए। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की टिमटिमाहट थी। जानू,
मुझे माइकल की चिंता हो रही है। बार्ट ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकार की दौड़ से खुद को अलग कर लिया था। इसका मतलब था कि माइकल को वह आर्थिक समर्थन नहीं मिल पाएगा जो अभी मिल रहा था। आखिरकार जब पूरी संपत्ति किसी और को मिल जाएगी तो वेंडरबिल्ट परिवार की सभी कंपनियों का नियंत्रण उसी के पास होगा, जिनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जिन्हें बार्ट अभी चला रहे हैं। इसका मतलब था कि माइकल को आगे चलकर विरासत में बहुत कम हिस्सा मिलेगा। यही कारण था कि बार्ट हर दिन, हर पल इतनी मेहनत करते थे ताकि वे माइकल के लिए कम से कम एक मजबूत विरासत छोड़ सकें, भले ही उन्हें अपने बेटे के बचपन में उसका साथ न मिल पाए। मैंने जो पैसे बचाए हैं वे उसके पूरे जीवन के लिए काफी होंगे। उसकी पढ़ाई या प्रशिक्षण की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बार्ट ने भरोसा दिलाया। लेकिन एक मां की चिंता इतनी आसानी से दूर नहीं होती। फिर भी मैं चाहती हूं कि माइकल को इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन मिले। वह एक वेंडरबिल्ट है, उसे कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या कोई तरीका है कि तुम्हारे पिता माइकल के लिए विरासत का थोड़ा हिस्सा बचाकर रखें? माइकल के कई रिश्तेदार उससे उम्र में बड़े थे, और ऐसे में अगर दादा ने कुछ भी विरासत में देना चाहा तो वह शायद उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अगर बार्ट अपने पिता को अच्छी तरह जानते थे तो उन्हें पता था कि वह काबिलियत को सबसे ऊपर मानते थे। एक तरीका है, अगर माइकल तलवार, जादू या किसी और चीज में असाधारण प्रतिभा दिखा पाए तो मेरे पिता के पास उसे विरासत देने का कारण होगा। हालांकि उस व्यक्ति को प्रभावित करना जिसने वेंडरबिल्ट नाम को जमीन से आसमान तक पहुंचाया था, बहुत कठिन काम था। अगर माइकल को अपने दादा को प्रभावित करना था तो उसे एक बेजोड़ प्रतिभावान बनना होगा। उसके अंदर मेरे जीन हैं, जरूर उसमें अर्थ मैजिक की प्रतिभा होगी। लीलिया ने उम्मीद भरी आंखों से कहा। हाँ जानू? बार्ट ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन्हें खुद पता था कि माइकल का अर्थ मैजिक में अपार प्रतिभा होना लगभग असंभव था। यहां तक कि 6 स्टार मेज बनने की संभावना भी काफी नहीं थी। उसे तो 7 स्टार विजार्ड बनने की संभावना होनी चाहिए, तभी वह अपने दादा को प्रभावित कर सकेगा। लेकिन कभी कभी तो जीनियस भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। उनकी एकमात्र आशा अब बस माइकल के जागरण पर टिकी थी। जब वह 10 वर्ष का हो जाएगा तभी उसकी प्रतिभा प्रकट होगी और शायद उसके दादा को प्रभावित कर सके। दिन बीते और हालात अंततः इतने शांत हो गए कि बार्ट और लीलिया अपने एस्टेट लौट सकें। वे अपने घर से कुल 4.5 महीने दूर रहे थे, लेकिन लीलिया को ऐसा लग रहा था जैसे सालों बीत गए हों। उनकी उंगलियां बेसब्री से बग्घी की खिड़की पर थपथपा रही थीं, जो अब जंगल से होकर निकल रही थी। फिर जैसे जैसे पेड़ों की घनी झाड़ियां छोंटीं, उन्हें आखिरकार दूर से अपना घर दिखाई देने लगा। उनका चेहरा खुशी से खिल गया, अपने प्यारे माइकल को उन्हें गले लगाते हुए सोचकर। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दूर खड़े उनके माहौलनुमा घर पर पड़ी, उनकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। हालांकि एस्टेट बाहर से वैसा ही दिख रहा था जैसा वे छोड़कर गई थीं, लेकिन अब उसमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा में कुछ ऐसा था जिसे वह शब्दों में नहीं बयां कर पा रही थीं। उनकी मां की भावना जाग चुकी थी। वह किसी अनजानी चीज से ईर्ष्या महसूस कर रही थीं, बिना यह देखे कि असल में हुआ क्या था। कुछ गड़बड़ लग रही है? बार्ट ने पूछा। लीलिया ने खिड़की की ओर इशारा किया। क्या तुमने किसी को वो अजीब सी इमारत बनवाने को कहा था? महल के पास एक पत्थर की बनी संरचना थी जिससे भाप निकल रही थी। बार्ट ने आंखें मिचमिचाईं और देखा कि वहां तो गर्म पानी के झरने यानी हॉट स्प्रिंग्स भी थे। नहीं, मैंने किसी को ऐसा बनाने का आदेश नहीं दिया। मुझे तो ये पता ही नहीं कि ये चीज है क्या। अब वे इतने पास पहुंच चुके थे कि उन्हें घर के बाहर नौकर और नौकरानियां साफ साफ दिखाई देने लगे, जो उनकी वापसी पर स्वागत के लिए कतार में खड़े थे। उनके झुके हुए सिर देखकर बार्ट और लीलिया दोनों को समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। बग्घी धीरे धीरे रुकी और दोनों बाहर उतर आए। स्वागत है,
सरकार और सरकारिन, सभी नौकर नौकरानियों ने एक साथ कहा। लीलिया ने उन्हें नजरअंदाज किया और तुरंत वह सवाल पूछा जो उनके दिल में सबसे बड़ा था। मेरा प्यारा बेटा कहाँ है? एपिसोड 13, मयंक की प्रतिभा। अरे माँ, पापा, आप लोग आ गए? मयंक हवेली से बाहर आया और ऐसे बोला जैसे कुछ खास बात ही न हो, जैसे उसके माता पिता उसे सबसे सख्त नजरों से घूर नहीं रहे थे। क्या तुम बता सकते हो कि यहां क्या हुआ? उसके पिता ने पूछा। बार्ट ने हवेली में हुए तमाम अजीब बदलावों की ओर इशारा किया जो उनके 4 महीने बाहर रहने के दौरान हो चुके थे। ओह, ये तो लंबी कहानी है। इसके बाद मयंक ने अपनी माँ और पापा को पूरी हवेली का दौरा करवाया। सबसे पहले वह उन्हें रसोई घर दिखाने ले गया जो अब पूरी तरह से नलों और पाइपलाइन से सुसज्जित था, जिससे हर दिन साफ पानी की आपूर्ति होती थी। फ्लश। फिर उसने उन्हें अपनी नई खोज दिखाई, टॉयलेट, और बताया कि ये कैसे हवेली में कचरे की समस्या को हल करता है। बस एक बटन दबाओ और सब कुछ पाइप के जरिए नदी में बह जाता है। उसने पाइपलाइन की कार्यप्रणाली के बारे में एक बहुत ही साधारण सी व्याख्या दी और बताया कि कैसे घर में हर जगह पानी उसी छत पर रखे टैंक से आता है। उसके पिता ने चुपचाप उस धातु के टॉयलेट और नल की जांच की, उन्हें छूकर देखा कि क्या ये वाकई वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे मयंक ने समझाया। जो उन्होंने देखा उससे साफ था कि यह किसी जादू से नहीं चल रहा था, यह सब प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित था। उनके चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा की झलक दिखाई दी। अपने विशाल व्यावसायिक अनुभव में उन्होंने ऐसा यांत्रिक विकास कभी नहीं देखा था। इतनी सरल विधि से ताजे पानी की आपूर्ति, ये विचार जितना आसान था उतना ही क्रांतिकारी भी। यहाँ तक कि राजाओं के महलों और अमीरों की हवेलियों में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। वहां अभी भी जल मंथन करने वाले जादूगर या पानी लाने वाली नौकरानियों पर निर्भरता थी। ये प्रणाली तो सुरक्षा की समस्या भी सुलझा देती, साफ सफाई की समस्या भी हमेशा के लिए हल हो सकती थी। इस प्लम्बिंग प्रणाली के साथ तुरंत बार्ट के व्यापारी दिमाग में इसकी संभावनाएं कौंध उठीं। अगर हर घर में इसे लागू किया गया तो यह पूरी दुनिया को बदल सकता है। मयंक, क्या तुम जानते हो कि ये यंत्र किसने बनाया? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे? बार्ट ने पूछा। मयंक ने झेंपते हुए मुस्कराते हुए सिर खुजलाया। बिल्कुल जानता हूं पिताजी, वो मैं ही हूं। बार्ट का चेहरा कुछ पल के लिए जड़ हो गया। तुमने ये बनाया? कैसे? मयंक समझ गया कि अब रहस्य छुपाने का समय खत्म हो गया है। अब वो अपने माता पिता को अपनी जादुई शक्ति दिखाने वाला था। उसने खिड़की पर रखी धातु की एक छोटी सी छड़ उठाई और अपनी देह में मौजूद पृथ्वी मना से उसका आकार बदलने का जादू चलाया। उसके पूरे शरीर में एक हरे रंग की आभा चमकने लगी जो उस अतिरिक्त मना का प्रकाश था। सीधी पतली धातु अब एक छोटे से घर के ढांचे में बदल चुकी थी। लीलिया की आंखें फैल गईं। 2 स्टार स्पेल, मेटल बेंड, पृथ्वी जादू की स्वयंभू जीनियस होने के नाते वो तो इस जादू को तुरंत पहचान गई। बार्ट भी चौंक गया। 2 स्टार स्पेल, सिर्फ 5 साल की उम्र में। इससे पहले कि बार्ट इस चौंकाने वाली जानकारी को पूरी तरह से समझ पाता, लीलिया ने उसके कंधे पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जैसे उसकी आत्मा को हिला देना चाहती हो। सुन रहे हो ना जान, हमारा बेटा पृथ्वी जादू का चमत्कारी बालक है। मयंक और बाकी नौकर चाकरों ने मैडम की चीख से अपने कान ढंक लिए। ओ मेरे प्यारे बेटे, तुमने मेरी जीन विरासत में पाई है। ये तो शानदार है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम पूरी कायनात के सबसे प्रतिभाशाली जादूगर बनोगे। मयंक ने मुश्किल से सांस ली जब उसकी मां ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। अगर उसकी मां इतनी चिपकू हो गई जब उसने सिर्फ पृथ्वी जादू दिखाया, तो जब उसे पता चलेगा कि वह चारों तत्वों का उपयोग कर सकता है तो क्या होगा? उसने मन ही मन खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। बार्ट घुटनों के बल बैठा और मयंक की आंखों में देखा। भले ही वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बेटे के लिए गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, मुझे बताओ,
तुमने जादू सीखना कैसे शुरू किया? लीलिया ने तुरंत मयंक को पीछे से गले लगा लिया और बाट की ओर मुंह फुलाकर बोली, बिल्कुल, क्योंकि मैं जब भी मना इकट्ठा करने जाती थी तो उसे हमेशा साथ ले जाती थी। वो सही कह रही थी। अगर उसने मयंक को बचपन में ही मना इकट्ठा करना न सिखाया होता तो शायद मयंक को जादू के बारे में इतनी जल्दी पता ही न चलता। मयंक को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा जाहिर नहीं करने वाला था। मुझे याद है जादूगरों को जादू करते हुए देखना, मयंक ने मासूमियत से कहा, जैसे कोई 5 साल का बच्चा प्यारी सी कहानी सुना रहा हो। मुझे वो बहुत कूल लगे, तो मैंने भी उन्हें कॉपी किया। दोनों बिल्कुल निशब्द हो गए। आखिरी बार जब उन्होंने किसी पृथ्वी जादूगर को हवेली में बुलाया था, तब मयंक का पहला जन्मदिन मनाया जा रहा था। अगर मयंक की बात सच थी, तो इसका मतलब था कि उसने सिर्फ 1 साल की उम्र में पृथ्वी जादू को देखकर याद किया, समझा और उसके मंत्रों को डिकोड कर लिया था। उसने ये बात इतनी मासूमियत से कही कि कोई भी उसे सिर्फ एक प्यारा बच्चा समझता, लेकिन उसकी बातों की असली सच्चाई बेहद चौंकाने वाली थी। और ये नल, टॉयलेट, तुम्हें इन्हें बनाने का तरीका कैसे पता चला? मयंक ने कंधे उचकाए। मेरे सिर के अंदर एक आवाज है जो मुझे बताती है क्या करना है, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। बार्ट और लीलिया ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे अपनी हैरानी को एक दूसरे से कन्फर्म कर रहे हों। उन्हें लगा कि मयंक को अपनी खुद की प्रतिभा का अंदाजा भी नहीं है। वे सोचने लगे कि मयंक के सिर की आवाज शायद उसका अवचेतन मन है। जैसे कोई महान पियानो वादक बिना सोचे समझे अपनी अंतर्ज्ञान से सुंदर धुन बजा सकता है, वैसे ही मयंक अपनी कल्पना से नई खोजें कर सकता है। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने दुनिया में सबसे अनोखे इंट्यूटिव जीनियस को जन्म दिया है। हाँ, बार्ट हंसा। और मैं सोच रहा था कि हमारा बेटा कहीं प्रतिभाशाली न निकले। मयंक न सिर्फ बौद्धिक रूप से होशियार था, बल्कि पृथ्वी जादू में भी बेहद प्रतिभाशाली था। वह तो किसी भी पैमाने से कहीं अधिक था। हमारा बेटा तो जीनियस है। लीलिया ने खुशी से मयंक के गालों को चूमते हुए उसे और कसकर पकड़ लिया। डिंग डोंग। तभी हवेली के गलियारों में एक घंटी की आवाज गूंजी। ये क्या था? बार्ट ने पूछा। ओ, वो घड़ी है सर। इसका मतलब है कि लंच का समय हो गया है, सेबास्टियन ने कहा। घड़ी? जब मयंक ने हवेली की घड़ी अपने पिता बार्ट को दिखाई, तो बार्ट तो लगभग बेहोश ही हो गए। अंदर मौजूद गियर और पेंडुलम सिस्टम की जटिलता ने तो उनका दिमाग ही घुमा दिया। ये तो कुछ जादू सिद्धांतों से भी ज्यादा जटिल था। शुरू में बार्ट को समझ नहीं आया कि इस मशीन में खास क्या है। आखिरकार ये नल और टॉयलेट जैसी सीधे काम आने वाली चीज नहीं थी, लेकिन जब मयंक ने उन्हें समझाया कि एक पूरा दिन 24 घंटों में कैसे बांटा गया है और ये घड़ी कैसे एक समान समय के अंतराल पर चलती है, तो एकदम जैसे बार्ट को बिजली का झटका लगा। ये तो अद्भुत है, बार्ट ने तारीफ की। एक व्यापारी के तौर पर उन्हें समय की सटीक गणना की अहमियत अच्छे से पता थी। उदाहरण के लिए, व्यापार जगत में हमेशा से ही सामान के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय को लेकर परेशानी रही है। कोई सामान सुबह के वक्त भेजा जाता और सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जाता, लेकिन किसी के पास इसका सटीक अंदाजा नहीं होता था कि वह सामान कितनी देर में वापस लौटेगा, क्योंकि समय को नापने का कोई स्थिर मापदंड मौजूद नहीं था। सूर्य घड़ी और रेत घड़ी जैसी चीजें जरूर थीं, लेकिन वे बिल्कुल भी सटीक नहीं थीं। लेकिन इस घड़ी की मदद से हर कोई यह तय कर सकता था कि सामान कब पहुंचेगा। सभी को मालूम होगा कि किंग्सब्रिज से अगले शहर तक सामान की डिलीवरी में घड़ी के 4 टिक यानी 4 घंटे लगेंगे। यह तो व्यापार की दुनिया में क्रांति ला देगा। और यह तो बस एक उदाहरण था जो बार्ट ने व्यापारी के रूप में सोचा था। आम जनता के लिए भी इसके अनेकों उपयोग हो सकते थे। एक और शानदार आविष्कार बेटे, तुम्हारा काम वाकई अनोखा है, बार्ट ने संयमित स्वर में कहा, ताकि उनकी खुशी ज्यादा जाहिर न हो। बार्ट को अपनी खुशी पर काबू रखना पड़ा। आखिरकार ये घड़ी उनकी नहीं थी।
चाहे उन्हें अपनी कंपनी के लिए घड़ी कितनी भी बैडली क्यों न चाहिए हो, वो अपने 5 साल के बेटे से ऐसा कोई आग्रह नहीं कर सकते थे। मयंक मुस्कुराया। पापा, क्या आपको भी एक घड़ी चाहिए? बार्ट का पूरा शरीर एकदम चौंक गया और वो उत्साह से कांपने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जज्बातों को काबू में रखा। ये तुम्हारी बनाई हुई है, इसलिए ये तुम्हारी है। मेरे लिए इसे लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन उनकी आंखों की चमक उनकी बातों से साफ झलक रही थी। वो तो अपनी घड़ी पाने की सोच से ही पागल हो रहे थे। कोई बात नहीं पापा, मयंक ने बेफिक्री से कहा। मैं आपके लिए एक और बना दूंगा। बस एक समस्या है, अभी मेरे पास कच्चा माल नहीं है। बार्ट ने मयंक की तरफ देखा। क्या तुम सच में तैयार हो? उनके स्वर में बेसब्री साफ झलक रही थी। लीलिया ने बार्ट की बांह पकड़ ली और हौंसते हुए चिढ़ाया। फूफूफू, अब ज्यादा दिखावा मत करो डियर। मैं जानती हूं तुम्हें अपनी घड़ी चाहिए ही चाहिए। फिर वह मयंक की ओर मुड़ी। चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें सारा सामान दिलवाऊंगी। मुझे तो बस ये देखना है कि तुम इस अनोखी घड़ी को कैसे बनाते हो। लीलिया की इस घड़ी में दिलचस्पी बिल्कुल अलग थी। वो तो बस अपने बेटे को पृथ्वी जादू करते देखना चाहती थी, ताकि अपनी आंखों से उसका जीनियस होना महसूस कर सके। चूंकि घड़ी बनाने में कुछ दिन लगने वाले थे, मयंक ने अपने माता पिता को हवेली का अगला हिस्सा दिखाया, हॉट स्प्रिंग्स। वो लोग हवेली से बाहर निकले और पास बनी एक भाप उठती हुई पत्थर की इमारत की ओर गए। दासियों और सेवकों ने तुरंत उनकी सेवा में लगकर उन्हें हॉट स्प्रिंग्स में पहुंचाया। उन्होंने आग को हवा देकर तापमान बनाए रखा और उन्हें अंदर पहनने का सही वस्त्र भी दिया। दासियों ने लीलिया की मदद की, जबकि सेवकों ने बार्ट की। ये तो मुझे विदेश के गर्म जलस्नान की याद दिलाता है, बार्ट ने कहा। जैसे ही गर्म भाप ने उनके चेहरे को छुआ, उन्होंने एक बार एक दूसरे देश की यात्रा की थी और वहां के हॉट स्प्रिंग्स इतने प्रसिद्ध थे कि हर साल करोड़ों विदेशी वहां आते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मयंक ऐसे हॉट स्प्रिंग्स यहां बना सकता है, जबकि इस इलाके में कहीं भी ज्वालामुखी नहीं था। ये तो बेहद सुकून देने वाला है, बार्ट ने कहा। जैसे ही वो गर्म पानी में डूबे, केवल गर्म पानी का स्नान ही नहीं, बल्कि ये सुकून भी बार्ट के तनमन की थकान मिटा रहा था कि उसका बेटा एक ऐसा विलक्षण प्रतिभाशाली है जो इस दुनिया में बिना किसी कठिनाई के फल फूल सकेगा। अब उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं रही कि मयंक के दादा उसे कोई विरासत देंगे या नहीं। वो बूढ़ा आदमी मयंक की खोजों की प्रतिभा को जरूर पहचानेगा और भविष्य में और आविष्कार करने के लिए उसे धन भी देगा। बार्ट पूरी तरह से निश्चिंत था कि उसका बेटा एक जीनियस है। मयंक वो समाधान खोज पा रहा था जिन्हें दुनिया के बुद्धिजीवी हजारों वर्षों में भी नहीं ढूंढ पाए। अगर कभी कोई समाधान आता भी था तो उसमें ज्यादातर जादू और मंत्रों का सहारा लिया जाता, लेकिन मयंक ने सिर्फ भौतिकी के सिद्धांतों से बहता हुआ पानी बना डाला। इसका मतलब था कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर कोई इस आविष्कार का इस्तेमाल कर सकता है। तू भविष्य में बहुत अच्छा करेगा बेटे। मयंक अपने पिता के पास गर्म पानी में आराम से बैठा था। उसे ऐसा लगा जैसे बार्ट उससे कुछ कहना चाहते हैं, पर उन्होंने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि मयंक अभी बहुत छोटा है। मयंक! अचानक लीलिया की आवाज पत्थर की मोटी दीवारों को चीरती हुई पुरुषों के हॉट स्प्रिंग्स तक पहुंची। पिता पुत्र दोनों एक साथ चौकन्ने हो गए। उन्हें पता था अब क्या होने वाला है। लीलिया तौलिया लपेटे हुए पुरुषों के हिस्से में दौड़ती हुई आ गईं। क्या हुआ मां? मयंक ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। मुझे ये क्या सुनने को मिल रहा है कि तुम नौकरानियों के साथ नहा रहे थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में खून की लालिमा साफ दिख रही थी। ओह, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। तुम उनके साथ तो नहाते हो लेकिन मेरे साथ नहीं। अभी इसी वक्त हमारे हॉट स्प्रिंग्स वाले हिस्से में चलो। जब उसे लगा था कि वो महिलाओं वाले सेक्शन में नहाने से बच गया है, उसने तो दासियों से कह दिया था कि उसकी मां को कुछ न बताएं, लेकिन लगता है कि उसकी मां एक जादूगर से बेहतर पूछताछ करता है। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे गाल नहीं खींचूंगी, लीलिया ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा।
अब वो बिल्कुल गंभीर थी। इस स्थिति से बचने के लिए मयंक को पता था कि उसे अब एक ही तरीका अपनाना होगा। उसने हाथ उठाया और पानी की एक गेंद, एक छोटा पत्थर, एक झपकती हुई लौ बनाई और हवा के जरिए उन सभी को अपने हाथ के चारों ओर घुमाने लगा। देखो माँ, मैं चारों तत्वों का जादू कर सकता हूं। एपिसोड 14 चार तत्वों की कोर। मयंक ने शायद इस बात को कम आंका था कि चार तत्वों में महारत की घोषणा करने के बाद उसे कितनी सनसनी और चर्चा का सामना करना पड़ेगा। उसकी माँ और पिता तुरंत ही हॉट स्प्रिंग्स से बाहर निकल आए और उससे उसकी जादुई प्रतिभा को लेकर गहराई से सवाल करने लगे। हालांकि चारों मूल तत्वों के जादुई रूप एकदम साफ साफ दिख रहे थे, लीलिया और बार्ट अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार दुनिया का मौजूदा 9 स्टार ग्रैंड विजार्ड भी 5 साल की उम्र में ऐसी प्रतिभा नहीं दिखा पाया था। यह सोचना ही असंभव था कि एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में जादू की कोई शिक्षा नहीं मिली, वो चारों प्रमुख तत्वों पर अधिकार रखता हो। उन्होंने मयंक से बार बार वाटर बॉल, एम्बर, रॉक थ्रो और विंड ब्लो जैसे सरल मंत्र दोहराने को कहा ताकि उन्हें यकीन हो सके। फिर भी दोनों को लग रहा था मानो वे सपना देख रहे हों। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने किंग्स ब्रिज की मैजिक टॉवर से 5 स्टार जादूगर को बुलाया ताकि वह मयंक की चार तत्वों पर पकड़ का आकलन कर सके। 4 घंटे बाद वह जादूगर हवेली में आया और जांच शुरू की। बार्ट इधर उधर चक्कर काट रहा था, जबकि लीलिया अपनी नाखून चबा रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और मयंक की ओर एक निरीक्षण मंत्र डाला, मैं तुम्हारी मनाकोर की जांच करने आया हूं। जादूगर ने मयंक से वैसे ही बात की जैसे किसी नन्हे बच्चे से की जाती है जिसे ज्यादा समझ नहीं है। जहां वेंडरबिल्ट परिवार तुरंत पुष्टि चाहता था, वहीं जादूगर को कोई जल्दी नहीं थी। ये पहली बार नहीं था जब किसी उम्मीद से भरे माता पिता ने उसे बुलाया हो यह देखने के लिए कि उनका बच्चा मिस्टिक आर्ट्स में कोई विलक्षण प्रतिभा है या नहीं। ज्यादातर समय बच्चे में औसत दर्जे की क्षमता निकलती थी और वो 5 स्टार के स्तर से ऊपर नहीं जा पाते। जादूगर ने सोचा मयंक भी वैसा ही होगा। जैसे ही उसकी कोर से लाइट मना निकलकर उसकी छड़ी की नोक पर इकट्ठा हुई, वहां मयंक और उसके बीच एक रहस्यमय स्क्रीन बनी जो दूध या सफेद द्रव्य से बनी हुई लग रही थी। मयंक के शरीर में मौजूद मना कोर इस स्क्रीन पर चमकती रोशनी के रूप में दिखते, जिससे उसके मिस्टिक आर्ट्स में कौशल की पुष्टि होती अगर कोई प्रतिभा होती तो। जादूगर एक कदम पीछे हट गया, खुद को गिरने से बचाते हुए। इन्वेसिव मैजिक स्पेल डिटेक्टेड। चूंकि आप स्वेच्छा से निरीक्षण की अनुमति दे रहे हैं, यह जादू आपके शरीर से गुजरने की अनुमति प्राप्त करता है। जादू का विश्लेषण किया जा रहा है। मैजिक थ्योरी एक्वायर्ड। मना कोर इंस्पेक्शन। तोडू लाइट और डार्क तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को एक स्क्रीन के माध्यम से लक्ष्य के शरीर के भीतर झांकने की अनुमति देता है और वहां बन रही मना कोर को देखता है। मना कोर विभिन्न तत्वों के अनुसार अलग अलग रंगों की रोशनी के रूप में प्रकट होते हैं। मयंक को यह जानकर खुशी हुई कि उसके शरीर में मौजूद पत्थरों का असल में एक नाम था, मना कोर। तो इसे यही कहते हैं। सबसे ज्यादा रोमांचक बात यह थी कि उसे अब पता चला कि 4 मूल तत्वों के अलावा और भी तत्व होते हैं। उदाहरण के तौर पर जो नया पार स्टार स्पेल उसने सीखा था, उसमें लाइट और डार्क मना की जरूरत थी, जो फिलहाल उसके शरीर में मौजूद नहीं थे। लगता था कि इन विशेष तत्वों को इकट्ठा करने के लिए कोई विशेष घटना या स्थान जरूरी था, वरना मयंक उन्हें अपने आसपास के वातावरण में अब तक पा ही चुका होता। वह जादूगर से पूछना चाहता था कि लाइट मना कैसे इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वह आदमी तो इतने सदमे में था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। जादूगर, आपने क्या देखा? बार्ट ने चिंतित स्वर में पूछा। जादूगर ने एक लंबा गहरा सांस लिया, अपने भीतर की हैरानी को शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस सफेद स्क्रीन पर मयंक के शरीर के अंदर चमकती 4 उज्ज्वल रोशनी पर पड़ती, वह फिर से बेहोश होने जैसा महसूस करता। एक चमकीली हरी रोशनी, एक तीव्र लाल रोशनी, एक गर्म भूरी रोशनी
और एक ठंडी चांदी जैसी रोशनी मयंक के निचले पेट में जोर से चमक रही थी। इन 4 रोशनियों का एक 5 साल के बच्चे के शरीर में एक साथ होना उतना हैरान करने वाला नहीं था जितनी तेजी से वे चमक रही थीं। चारों मना कोर संतरे के आकार के थे। ऐसे विशाल आकार और मना की इतनी सघनता वाले कोर तो आमतौर पर किशोर या वयस्क जादूगरों में ही देखने को मिलते थे, वे भी तब जब उन्होंने वर्षों की औपचारिक ट्रेनिंग और साधना की हो। किसी को यह उम्मीद नहीं थी, या यूं कहें कोई इस पर विश्वास भी नहीं करता कि एक 5 साल के बच्चे में, जिसे कभी किसी प्रकार की जादू की शिक्षा नहीं मिली, ऐसी कोर मौजूद होंगी। सिर्फ इस मना पूल के आधार पर ही वह 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता। लेकिन सभी 4 तत्वों में इतनी मना, यह तो साफ तौर पर अलौकिक था। वह चारों तत्वों में दक्ष है, जादूगर ने कहा, अपनी लंबी नुकीली टोपी को ठीक करते हुए और माथे से पसीना पोंछते हुए। मैंने अपने जीवन में मिस्टिक आर्ट्स में ऐसी प्रतिभा कभी नहीं देखी। मुझे डर है कि मैं उसकी जादुई क्षमताओं का सही आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उसे जल्द से जल्द मैजिक टॉवर ले जाएं। उसके बचपन का एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसे तुरंत प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए। हम उसे अपने संरक्षण में लेने के लिए तैयार हैं, औपचारिक रूप से। बार्ट को यह सुनकर खुशी हुई कि मयंक सच में जादुई कलाओं में एक प्रतिभाशाली बालक है। इससे मयंक के लिए यह रास्ता खुल सकता था कि वह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जादूगरों में से एक बने, जिनके सामने राजा महाराजा भी सिर झुकाएं। लेकिन जब उन्होंने यह सुना कि टॉवर उसे औपचारिक रूप से अपनाना चाहता है, तो बार्ट थोड़ा चिंतित हो गया। आखिरकार आर्काना संघ में शामिल होकर मयंक को अपना सारा जीवन मैजिक टॉवर में बिताना पड़ेगा, संसारिक इच्छाओं का त्याग कर रहस्यों की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। और यही नहीं, अगर मयंक जादूगरों के साथ ज्यादा जुड़ गया तो उसकी निष्ठा वेंडरबिल्ट परिवार से हटकर आर्काना संघ की ओर हो सकती थी। जब बार्ट मयंक के ज्यादा प्रतिभाशाली होने के परिणामों को लेकर परेशान था, वहीं उसकी पत्नी एक और भी महत्वपूर्ण बात को लेकर चिंतित थी। तो लीलिया ने जादूगर से पूछा, क्या मैडम? असहाय जादूगर ने जवाब दिया, क्या उसका पृथ्वी तत्व का कोर बाकियों से बड़ा है? मुझे बताओ कि वो अर्थ मैजिक में ज्यादा प्रतिभाशाली है। जादूगर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मयंक द्वारा अपनी जादुई प्रतिभा का खुलासा करने के बाद से वेंडरबिल्ट एस्टेट में सब कुछ काफी बदल गया था। अब उसकी दिनचर्या में सुबह सुबह उसकी मां द्वारा अर्थ मैजिक की ट्यूटरिंग शामिल हो गई थी, जहां लीलिया उसे हर तरह की जानकारी ठूंस ठूंस कर पढ़ा रही थी, ताकि उसके अर्थ मना को चारों तत्वों में सबसे श्रेष्ठ बनाया जा सके। वो इसे किसी प्रतियोगिता की तरह ले रही थीं। फू फू फू, तुम तो सारी जानकारी सोख रहे हो, जैसे कि मेरी उम्मीद थी, मेरे छोटे जीनियस से। हालांकि मयंक को सुबह जल्दी उठना पड़ता था, फिर भी उसे ये ट्यूटरिंग सेशन बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। उसे अर्थ मैजिक और कई ऐसे मंत्रों के बारे में जानने को मिल रहा था जिनके बारे में वह पहले कभी नहीं जानता। अर्थ मना दिन की शुरुआत में सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि उसी समय फूल, पौधे, पत्थर और जानवर अपने आसपास की ऊर्जा को सोखते हैं और उसे अर्थ मना में बदलते हैं। लीलिया लगातार समझाती रहीं। यह जानना काफी रोचक था कि अर्थ मना दुनिया में रहने वाले जीवों से उत्पन्न होती है। इसे जीवन के प्राकृतिक चक्र से तुलना करके समझा जा सकता है। पौधे सूरज की रोशनी को सोखते हैं और उसे ऊर्जा में बदलते हैं। फिर जानवर उन पौधों को खाते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा उपयोग हो जाता है और कुछ व्यर्थ चला जाता है, और साथ ही उत्पन्न होती है अर्थ मना। लीलिया ने उसे ठीक से मेडिटेशन करना भी सिखाया। जितना शुद्ध मना कोई अपने कोर में भर सकता है, उतना ही ऊंचा जादुई आउटपुट वह प्राप्त कर सकता है। मना एकत्रित करना या ध्यान लगाना हर जादूगर के लिए सबसे पहली और जरूरी कला थी, और चूंकि लीलिया अर्थ मैजिक में प्रतिभाशाली थीं, वह मना एकत्र करने की कला में भी निपुण थीं। बच्चे को यह तकनीक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका था
उसे गले लगाकर उसके लिए मना इकट्ठा करना जैसे एक माध्यम के रूप में। वो उसे यह सिखाने को लेकर बहुत उत्साहित थीं, लेकिन जल्द ही उन्हें निराशा हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि मयंक पहले से ही मेडिटेशन में काफी निपुण था। अर्थ मना समेत बाकी तीनों तत्वों की मना मयंक के छोटे से शरीर के चारों ओर बवंडर की तरह घूम रही थी। कुछ ही देर में वह सारी मना उसके कोर में समा गई और उसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया। और इसका सारा श्रेय जाता है चैट AK1 को। उसका व्यक्तिगत AI असिस्टेंट उसके लिए मना इकट्ठा करता था, यहाँ तक कि उसकी नींद के दौरान भी। जब उसे सिखाने को कुछ बचा नहीं, तब उसकी माँ ने कुछ मंत्रों का प्रदर्शन किया। यह एक 2 स्टार मंत्र है जिसे स्टोन आर्मर कहते हैं, लीलिया ने कहा, अपने हाथ फैलाते हुए। उनके शरीर के चारों ओर एक भूरे रंग की आभा चमकने लगी। मयंक ने देखा कि ग्रेनाइट के टुकड़े हवा में प्रकट हुए और उसकी माँ की त्वचा से ऐसे चिपकने लगे जैसे कोई चुंबक हो। वे मिलकर एक कसे हुए कवच में तब्दील हो गए जो उनके धड़, सिर, हाथ और पैरों को ढक रहा था। वो ग्रेनाइट आर्मर उन्हें किसी युद्ध के लिए तैयार नॉर्स देवी की तरह बना रहा था। जादू का विश्लेषण, मैजिक थ्योरी प्राप्त हुई। स्टोन आर्मर, अर्तुना, अर्थ तत्व। यह मंत्र उपयोगकर्ता के शरीर पर पत्थर से बना एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है। यह कवच पूरे शरीर को एक अदृश्य सुरक्षा परत में ढक देता है। कवच की सुंदरता उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। कवच की रक्षा क्षमता उपयोगकर्ता की मना की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करती है। हर वार के साथ मना खर्च होती है। लीलिया अभी मयंक को अपना कवच दिखा ही रही थीं कि उन्होंने देखा कि मयंक का शरीर भी उसी तरह अर्थ मना छोड़ रहा है जैसे उन्होंने स्टोन आर्मर के समय किया था। ग्रेनाइट के टुकड़े उसके शरीर के चारों ओर कुछ इंच ऊपर मंडराने लगे और फिर त्वचा से चिपकते चले गए। एक ऐसा फुल बॉडी आर्मर बना रहे थे जैसा उसने एनिमे में फैंटेसी हीरोज पर देखा था। कूल, शुक्रिया मोम, मयंक ने आराम से कहा, इस उपयोगी मंत्र को सीख पाने पर आभार जताते हुए। हालांकि वह अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थीं, लेकिन साथ ही उसे लग रहा था कि मयंक के साथ सब कुछ असंभव जैसा लगता है। उसे यह मंत्र दोहराने में कुछ सेकंड भी नहीं लगे, जिसे उन्होंने वर्षों की मेहनत से सीखा था। अच्छा हुआ कि वो उसका बेटा था, नहीं तो वह उसकी प्रतिभा को बहुत ही अनुचित मानती, क्योंकि यह मंत्र अर्थ मना से बना है। यह हवा के हमलों के खिलाफ अच्छा रक्षा कवच है, लेकिन यह आग के हमलों के खिलाफ कमजोर है, लीलिया ने समझाया। यह पता चला कि ठीक उसी तरह जैसे उसकी पिछली जिंदगी के एक खास गेम में था। सभी तत्वों की एक दूसरे के खिलाफ ताकत और कमजोरी होती है। अर्थ, पृथ्वी तत्व हवा के खिलाफ मजबूत होता है, लेकिन आग के खिलाफ कमजोर। मुझे स्टोन आर्मर समझ में आ गया माँ, मयंक ने कहा, लेकिन मैं ऐसा कुछ चाहता हूं जो मुझे हर हमले से बचा सके। मैं नहीं चाहता कि मेरी रक्षा में कोई कमजोरी हो। लीलिया ने सिर हिलाया। हर मंत्र की अपनी कमजोरियां और ताकत होती हैं। यह मयंक को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह चाहता था कि उसका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो, इतना ज्यादा कि अगर वह दुश्मनों को बिना बचाव किए वार करने भी दे, तब भी कोई उसे मार न सके। अगर स्टोन आर्मर है, तो क्या वाटर आर्मर भी होता है? वह निश्चित रूप से आग के हमलों से तो जरूर बचाएगा, अनलाइक स्टोन आर्मर। उसने अपनी माँ से ये सवाल पूछा और जवाब हाँ था। इसका नाम अलग होता है, लेकिन विचार वही है, बस तत्व बदल जाते हैं, लीलिया ने कहा, अपने साहसी दिनों को याद करते हुए जब वह एक जादूगरनी के रूप में यात्राएं करती थीं। अगर ये सच है, तो क्यों न मैं हर तत्व का आर्मर अपने शरीर पर पहन लूं और खुद को हर नुकसान से बचा लूं, मयंक ने सोचा। चैट AK1, क्या तुम स्टोन आर्मर जैसा कोई मंत्र बना सकते हो, लेकिन दूसरे तत्वों में? माफ कीजिए, इस समय मेरे पास मंत्र बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस समस्या का समाधान था और ज्यादा मंत्र देखना। शुक्र है कि वह जल्द ही मैजिक टॉवर जाने वाला था। उम्मीद है वहां उसे कई मंत्र सीखने को मिलेंगे। हे
वाटर आर्मर सीखने का अब इंतजार नहीं हो रहा। मयंक ने खुद से कहा। दुर्भाग्यवश उसकी मां के कान किसी उल्लू की तरह तेज थे। मयंक को कसम थी कि उसने उसकी मां का सिर पूरे 180 डिग्री घूमते हुए देखा, जैसे वह आंखों से आग बरसा रही हों। तुमने क्या कहा अभी? मैंने तो ये नहीं सुना कि तुम मेरे सामने वाटर स्पेल सीखने की बात कर रहे हो, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। मयंक ने जबरदस्ती हंसी हंसी और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि उसकी मां कितनी ज्यादा पजेसिव थी, यहां तक कि जादू के मामले में भी। उसने बहाना बनाया कि वह कुछ और करने जा रहा है, लेकिन उसकी मां ने तुरंत उसकी कॉलर पकड़ ली। एपिसोड 15 मैजिक टॉवर। सुबह सुबह मां से ट्यूटर सेशन के बाद मयंक दोपहर को घड़ी बनाने में बिताता था, जिसे वह अपने पापा को उपहार में देना चाहता था। क्योंकि ये मशीन वह पहले भी बना चुका था, इसलिए इस बार वह इसे थोड़ा छोटा बनाकर तैयार कर पाया। यह बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी उसकी पिछली जिंदगी में उसने ग्रैंडफादर क्लॉक देखी थी। अब भी बड़ी थी, लेकिन किसी अलमारी जितनी नहीं। जब उसके पापा ने घड़ी की टिक-टिक की आवाज सुनी, तो वह अपने आप को रोक नहीं पाए और जोर से खुशी से चिल्ला उठे। हूँ वाह, बार्ट बोले, सारी गरिमा एक तरफ रखते हुए। पेंडुलम को आगे पीछे झूलते देख वो जैसे सम्मोहित हो गए। उनका सिर भी उसी लय में झूलने लगा। मयंक अपने पापा को इस कदर घड़ी के पीछे पागल होता देख थोड़ा मुस्कुरा उठा। आपको इतनी पसंद आई पापा? मयंक ने हंसते हुए कहा। उसने अपने पापा को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह हमेशा अपने पिता को एक गंभीर इंसान के रूप में देखता आया था, जो हर चीज को अनुशासन और सख्ती से लेते थे, लेकिन आज वो एक अलग ही रूप में दिख रहे थे। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये चलती कैसे है और तुमने इसे बनाया कैसे, लेकिन ये अद्भुत है बेटे। धन्यवाद। मैं इसे अपने ऑफिस में लगाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता, बार्ट ने कहा और मयंक के बालों को प्यार से झाड़ा। अब जब तुम्हारे पास घड़ी है तो देर से घर आने का कोई बहाना नहीं चलेगा, है ना प्रिय? लीलिया ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन बाप बेटा दोनों जानते थे कि ये असली चेतावनी थी। अरे, समय देखो जरा, हमें अब निकलना चाहिए ताकि लंच से पहले किंग्सब्रिज पहुंच जाएं। हाँ हाँ हाँ। लगता था मयंक ने अपनी मां के डरावने सवालों से बचने की कला अपने पापा से ही पाई थी। आज का दिन खास था क्योंकि आज वे किंग्सब्रिज जा रहे थे मैजिक टॉवर देखने। असल में इसमें एक हफ्ते की देरी इसलिए हुई क्योंकि मयंक की मां चाहती थीं कि उसके अर्थ मैजिक को और बेहतर बनाया जाए, इससे पहले कि उसका मूल्यांकन हो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मयंक को आखिरकार असली जादूगरों को करीब से देखने का मौका मिल ही गया। चैट AK1, क्या तुम और भी मैजिक स्पेल्स को स्कैन करने के लिए तैयार हो? मैं आपके आसपास किए गए किसी भी जादुई मंत्र को स्कैन करने में पूरी तरह सक्षम हूं। बस यही सुनना पसंद था उसे। कुछ घंटे बाद सेबेस्टियन ने घोड़ों को रोका और खिड़की से झांकते हुए कहा, सर मैडम, यंग मास्टर, हम किंग्सब्रिज पहुंच गए हैं। मयंक ने किंग्सब्रिज के बारे में बहुत कुछ सुना था, खासकर जब से कैस्टेल ने रीबॉर्न कंपनी की डेली रिपोर्ट्स देनी शुरू की थीं। उसके मुताबिक किंग्सब्रिज एक बड़ा शहर था जहां के नागरिक औसत से कहीं ज्यादा अमीर थे। यहाँ के लोग अमीर व्यापारियों, मशहूर तलवारबाज परिवारों और यहाँ तक कि रॉयल लोगों से मिलकर बने थे। इसीलिए वे रिबॉर्न साबुन और शैम्पू को एक जोड़ी के लिए एक गोल्ड कॉइन में बेच सकते थे। सामान्य लोग तो ये नहीं खरीद सकते, लेकिन किंग्सब्रिज के लोग तो आराम से अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते थे। मयंक ने खिड़की से बाहर देखा, एक ऊंची पत्थर की दीवार पूरे शहर को घेरे हुए थी। हर वॉच टावर पर धनुर्धारी और सैनिक तैनात थे। दीवारें पत्थर और मोर्टार से बनी हैं, जिससे संरचना को मजबूती और टिकाऊपन मिलता है। अनुमानित ऊंचाई 20 मीटर यानी लगभग 6 मंजिला इमारत के बराबर है। क्या आप और जानकारी चाहते हैं? नहीं, धन्यवाद। जैसे कि एक अमीर शहर से उम्मीद की जा सकती है, यहाँ के सैनिकों को भी पूरी तरह सुसज्जित किया गया था। गेट पर तैनात रक्षक फुल स्टील आर्मर में थे, जिस पर गोल्ड प्लेटिंग की गई थी जिससे वे शाही आभा दिखा सकें। वैंडरबिल्ट परिवार को मेरा सम्मान, एक सैनिक ने कहा और बग्गी को झुककर सलाम किया।
उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, न ही उनकी बग्गी की तलाशी ली गई जैसा कि और लोगों के साथ हो रहा था। उन्हें बस इसलिए अंदर जाने दिया गया क्योंकि उनकी बग्गी पर वैंडरबिल्ट का निशान था। वैसे उनका प्रतीक चिन्ह था 2 हाथ जो सोने के सिक्कों से भरे हुए थे और नीचे एक ग्रह की आकृति। मयंक को यह थोड़ा ज्यादा ही दिखावा लगा क्योंकि उसमें असली सोना लगाया गया था सिर्फ अपनी दौलत दिखाने के लिए। जब उन्हें अंदर जाने दिया गया तो सेबेस्टियन ने बग्घी को उस दूर खड़ी काली मीनार की ओर ले जाना जारी रखा। उधर मयंक ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला। यह पहली बार था जब वह अपनी आंखों से किसी असली मध्ययुगीन शहर को देख रहा था। उसे इनके बारे में थोड़ी बहुत कल्पना थी क्योंकि वह अक्सर ऐसे युग पर आधारित एनिमे और टीवी शो देखता था, लेकिन इसे असल जिंदगी में देखना एकदम अलग अनुभव था। मर्द शानदार ट्यूनिक पहने थे और औरतें फूली हुई भारी गाउन जैसे कपड़े पहने हुए थीं, जैसे यह एक आम बात हो। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे कोई कॉस्प्ले कर रहे हों, लेकिन नहीं, यही उनके रोज के कपड़े थे। जैसे जैसे बग्घी किंग्सब्रिज की पत्थरों से बनी सड़कों पर हिलती डुलती आगे बढ़ रही थी, मयंक का शहर देखने का मजा अचानक एक भयानक बदबू से बिगड़ गया। उर्रघ, उसे अपनी नाक बंद करनी पड़ी। अब और सहन नहीं हो रहा था। अब ये क्या है? ये क्या है? लेकिन उसके माता पिता को ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। क्या हुआ बेटे? लीलिया ने पूछा। मयंक ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे पागल हों। आपको ये बदबू नहीं आ रही? लीलिया और बार्ट ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्या बदबूदार है। तभी बार्ट को याद आया कि यह मयंक का किंग्सब्रिज में पहला दौरा था। ओह, तुम्हें शायद डेम्स नदी की बदबू आ रही है, बार्ट ने समझाया। थोड़ी ही देर में बग्घी एक चौड़े पुल तक पहुंच गई जो शहर के अगले हिस्से की ओर जाता था। मयंक ने फिर खिड़की से बाहर देखा और आखिरकार उसे समझ में आया कि ये भयानक बदबू किस चीज की थी। डेम्स नदी पूरी तरह प्रदूषित थी और कोई आम प्रदूषण नहीं, मानव मलमूत्र से भरी हुई थी। यह दुनिया अब भी मध्ययुगीन युग में थी, जहां इंसान अपना कचरा और गंदगी सीधा नदी में फेंकते थे, सफाई की कोई परवाह किए बिना। मयंक तो इतनी देर से हवेली की आधुनिक सुविधाओं में रह रहा था कि वह यह तथ्य पूरी तरह भूल चुका था। अब जाकर ये सच्चाई उसके चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ी। इतने बड़े और अमीर लोगों से भरे शहर को देखकर मयंक को लगा था कि वे अपनी जगह को साफ सुथरा रखने में काफी पैसा खर्च करते होंगे। भाई, अरे दे नॉट क्लीनिंग? ये लोग सफाई क्यों नहीं कर रहे? करते हैं। हर हफ्ते जादूगर आते हैं और डेम्स नदी को शुद्ध करते हैं। मुझे तो याद है, उन्होंने इसे कल ही साफ किया था, बार्ट ने बताया। कल ही नदी साफ की गई थी और आज फिर से गंदगी से भर गई थी। मयंक को यकीन ही नहीं हुआ। वह तो एक दिन भी ऐसे बदबूदार माहौल में नहीं रह सकता था, लेकिन इस शहर के लोग तो ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे इस बदबू के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता। इस जगह को क्या चाहिए पता है? एक सीवेज सिस्टम। हर हफ्ते जादू से सफाई करवाना असली समस्या को नजरअंदाज करना है। ये तो पूरे शहर में बीमारियां फैला देगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस दुनिया में उपलब्ध संसाधनों से सीवेज सिस्टम कैसे काम कर सकता है यह समझाऊं? चैट AK1 का सुझाव सुनकर मयंक सोच में पड़ गया। क्या उसे किंग्सब्रिज में सीवेज सिस्टम बनवाना चाहिए? मयंक ने फिलहाल इस विचार को टाल दिया। उसे नहीं लगता था कि इस शहर के बड़े बड़े अधिकारी इतनी बड़ी योजना को लागू करने देंगे। कुछ ही देर में वे उस विशाल मीनार के पास पहुंच गए। यह मीनार उसकी पिछली दुनिया की कुछ गगनचुंबी इमारतों जितनी ऊंची थी और इसका रंग व बनावट उसे उस ब्लॉकी सर्वाइवल गेम के ऑब्सीडियन जैसे लग रहे थे जो वह अपने पिछले जीवन में खेला करता था। दिलचस्प बात यह थी कि मैजिक टावर का प्रवेश द्वार कोई आम दरवाज़ा नहीं था, बल्कि एक हरे रंग के घूमते हुए तरल पदार्थ से बना पोर्टल था। हम मैजिक टावर पहुंच चुके हैं। टावर मास्टर को हमारे आगमन की सूचना दे दी गई है और वे छोटे मालिक का स्वागत करने किसी को भेजेंगे, सेबेस्टियन ने बग्घी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मयंक तुरंत बाहर निकला और अपने शरीर को स्ट्रेच किया। वह और जादुई स्पेल्स सीखने के लिए बहुत उत्साहित था। कुछ ही सेकंड में
हरे पोर्टल में चमक आई और उसमें से एक आकृति बाहर निकली। वह एक लगभग 25 साल की महिला थी, जिसने हरे रंग का चोगा और एक काली नुकीली टोपी पहनी हुई थी, जो इस दुनिया के जादूगरों का पारंपरिक पहनावा था। आपका स्वागत है, आदरणीय अतिथियों, उसने कहा। हम टावर मास्टर से मिलने आए हैं। क्या वे यहाँ हैं? लीलिया ने सीधे सीधे पूछा। उस महिला को लीलिया की यह रुखाई कुछ खास बुरी नहीं लगी, बल्कि जब भी वह मयंक की मां की ओर देखती, उसकी आंखों में एक तरह की प्रशंसा झलकती थी। पश्चिम की अर्थनविच से मिलना सम्मान की बात है, उसने कहा, लीलिया की तरफ इशारा करते हुए। दुर्भाग्यवश टावर मास्टर अभी किसी और कार्य में व्यस्त हैं और इस समय नहीं मिल सकते, लेकिन वे 1 घंटे में लौट आएंगे। वो बूढ़ा अब क्या कर रहा होगा? लीलिया थोड़ी चिढ़ी हुई लग रही थी। मयंक को जो सुनाई दिया, उससे लगा कि उसकी माँ इस टावर मास्टर को पहले से जानती है। माँ, क्या आप इन लोगों को जानती हैं? इस बार जवाब उस महिला ने दिया। बिल्कुल, छोटे राजकुमार। तुम्हारी माँ इस मैजिक टावर की सबसे प्रतिभाशाली जादूगरों में से एक रही हैं। उन्हें पश्चिम की अर्थनविच कहा जाता था। अगर उन्होंने अपना जादू छोड़ न दिया होता, तो शायद आज वही टावर मास्टर होती। लीलिया ने उस महिला की तारीफ को पुरानी बात मानते हुए टाल दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था बेटा, मैं पहले काफी अच्छी अर्थ मैजिशियन हुआ करती थी। तुम्हें मैजिक टावर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें अर्थ स्पेल्स की पूरी ट्रेनिंग दे सकती हूं, लीलिया ने कहा। प्रिय, आप थोड़ी असभ्य हो रही हैं, बार्ट ने पत्नी को टोका। फिर उन्होंने उस महिला की ओर देखा और पूछा, क्या हमें बाद में आना चाहिए? उसकी जरूरत नहीं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हम छोटे साहब को एक छोटा सा टावर का टूर करवा सकते हैं, जिससे वे हमारे कामकाज से परिचित हो सकें। मयंक की आंखों में चमक आ गई। क्या अब वह जादूगरों को जबरदस्त स्पेल्स करते देख पाएगा? सच में कर सकता हूं? उसने उत्साह में पूछा। ठीक है, अभी के लिए हम उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ते हैं, लीलिया ने थोड़े अनमने मन से कहा। चिंता मत कीजिए मिस लीलिया, हम छोटे साहब का पूरा ध्यान रखेंगे, महिला ने कहा और मयंक का हाथ थामकर उसे मैजिक टावर के प्रवेश द्वार की ओर ले गई। मयंक ने अपने माँ बाप को वैसे ही अलविदा कहा जैसे कोई नन्हा बच्चा डे केयर में छोड़ा जा रहा हो। उन दोनों को वैंडरबिल्ट से जुड़ा कोई जरूरी काम था, इसलिए वे मयंक के साथ पूरा दिन नहीं बिता सकते थे। तो छोटे वैंडरबिल्ट, तुम मैजिक टावर क्यों देखना चाहते थे? क्या तुम्हारी जादू सीखने में दिलचस्पी है? तुम्हारी उम्र तो मना इकट्ठा करके एक कोर बनाने की शुरुआत करने के लिए एकदम सही है। मयंक ने ऊपर देखा। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया मैं क्यों आया हूं? महिला ने सिर हिलाया। नहीं, हमें बस इतना बताया गया था कि तुम्हें टावर मास्टर से मिलवाना है। मयंक जानता था कि ये बात कोई राज नहीं थी, तो उसने सीधा सच बोल दिया। असल में मैं यहां अपनी जादुई प्रतिभा का परीक्षण करवाने आया हूं। ओह, ये तो शानदार है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर अर्थ मैजिक की प्रतिभा जरूर होगी, जैसे तुम्हारी मां में थी। मयंक ने सिर हिलाया। हाँ, शायद सबका यही कहना है, लेकिन मैंने कभी किसी और से अपनी तुलना नहीं की, महिला मुस्कुरा दी। उसे लगा कि ये एक 5 साल के बच्चे की भोली सी बातें हैं। जैसे जैसे वे मैजिक टावर के करीब पहुंचे, मयंक ने हवा में मना की प्रचुरता महसूस की। वह बहुत घनी थी, जैसे वह मना कणों के समंदर में चल रहा हो और उसके चारों ओर हर रंग की रोशनी तैर रही हो। वाओ, मयंक के मुंह से निकला। यहां तो बहुत सारा मना है, लेकिन ये असंतुलित क्यों लग रही है? यहां अग्नि तत्व ज्यादा है और जल तत्व बहुत कम, महिला ने सिर हिलाया। हाँ, वो इसलिए रुको। तुम हवा में मौजूद बाकी मना तत्वों को महसूस कैसे कर पा रहे हो? मुझे लगा था तुम सिर्फ अर्थ मैजिक में प्रतिभाशाली हो। मयंक ने कंधे उचका दिए। मैं सब में ही अच्छा हूं। महिला वहीं रुक गई और मयंक की ओर चौड़ी आंखों से देखने लगी। उधर मयंक आगे बढ़ते हुए मैजिक टावर के अंदर के पोर्टल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। नई मना उपस्थिति का पता चला।
विश्लेषण जारी, पूरा हुआ। अब आप 4 नए प्रकार की मना एकत्रित करने में सक्षम हैं: प्रकाश, अंधकार, विद्युत और विष।